फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले वास्को डी गामा ये कैलिकट आए थे ये 1498 में, और इसी से मार्क हुआ ये बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन ईरा इन इंडिया का, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। उन्होंने सी रूट खोजा था इंडिया का। उसके बाद 16 सेंचुरी तक पोर्तुगीज़ लोगों ने अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लिया गोवा में। उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेडिंग के पर्पज से आए। ये कहाँ कहाँ से लोग आए, तो इंग्लैंड से आए, स्पेन से आए, फ्रांस से आए, होलैंड से आए, एक्सेट्रा जगह से आए। उसके एज ऑफ इम्पीरियलिज्म, एज ऑफ जो इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है जो इंडियन सिस्टम था वो दूसरे पावर के हाथ में जा रहा था। अब ये कब जा रहा था, जब ये मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होने लगा, ठीक है। यहाँ पे लैक था, मतलब यहाँ पे स्ट्रांग नहीं था, ये सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ का स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ठीक है, और सब रिवॉल्ट हो रहा था अगेंस्ट द बिग सक्सेसर ऑफ औरंगजेब के, ठीक है। और यहाँ जो जो स्टेट थे जैसे बंगाल थे, हैदराबाद था, मैसूर था, और जो सिख, मराठा, जट, राजपूत लोगों ने तो अपना खुद का किंगडम कर लिया था, मतलब अपना खुद का किंगडम सेटअप कर लिया था। उसके बाद ये इसी का यूरोपियन ने इसी सिचुएशन का यूरोपियन ने फ़ायदा उठाया और यहाँ पे अपना कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद ये यूरोपियन यहाँ पे आई थी एक ट्रेडिंग कंपनी बन के ही आई थी वो। तो यहाँ पे लिखता है ये बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपना जो कंपनी का ट्रेडिंग सेंटर था वो कोस्टल एरिया में किया, मतलब सेटल किया ऑफ इंडिया के, क्योंकि वहाँ पे वो लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे चीप दामों में। उसके बाद ये वो अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को फैक्ट्री बोलते थे, और उसमें जो वर्कर्स काम करते थे उसको वो लोग ऑफिसर्स कहते थे। और वो लोगों ने अपनी ट्रेडिंग सेंटर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, मतलब अपने ट्रेडिंग सेंटर को बचाने के लिए दूसरे ट्रेडिंग सेंटर से उसको और मजबूत किया, ठीक है, और मजबूत किया। और ये लोग यहाँ से सस्ते सस्ते दामों में मसाले, कॉटन टेक्सटाइल, इंडिगो, नील, मतलब, और सॉल्ट पीरी, ये एक गन पाउडर बनाने के रॉ मटेरियल है जो गन पाउडर बनाने में मदद करता है। ये सब उठाते थे और बहुत ही ये क्या बोलते हैं हाई प्राइस में अमेरिका ये और यूरोप वाले कंट्रीज़ में बेच देते थे। इनसे इनका ह्यूज प्रॉफिट हो जाता था, ठीक है, बहुत ये प्रॉफिट कर लेते थे। उसके बाद और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया में आई, पर उनका यहाँ पे इतना बना नहीं जितना ये इंग्लिश और फ्रेंच का बना। उसके बाद दी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग कहानी नहीं होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना इस्टेब्लिशमेंट किया था। ऐसा कोई कहानी को ये इंडिया मतलब हिस्ट्री में देखा ही नहीं गया, वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। और इसमें एक ही बार में नहीं, मतलब इजीली ही नहीं ये लोग राज कर लिए, इसमें भी ये लोग को सीरीज ऑफ एपिसोड लगे, बहुत मेहनत लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये लोग अपना ट्रेडिंग सेंटर सूरत में सेटअप किया था, मैं ट्रेडिंग सेंटर का। उसके बाद और भी 3 प्रेसिडेंशियल सेटलमेंट में, जैसे कुछ फोर्ट थे इनके नाम ये बनाए थे, जैसे फोर्ट विलियम्स इन बंगाल, फोर्ट एसटी जॉर्ज इन मद्रास एंड बम्बे कैसल, ये सब थे। और ये लोगों ने अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाए जो लोकल प्रिंसेस थे उनके साथ, क्योंकि उनको फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए था उन लोग से, ठीक है। उन लोगों ने सीनरी अलायंस, मतलब क्या किया, इंडियन रूलर्स का सबसे बड़ा गलती था सीनरी अलायंस ये इंग्लिश का
लिया, क्योंकि इसमें क्या करता था, इंग्लिश लोग अपना आर्मी देता था दूसरा इंडियन किंग को फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, और उसके ये बदले में ये पैसा लेता था इंडियन रूलर से, यूरोप, ये ब्रिटिश, ठीक है। और एक आदमी को भी उसके ये क्या बोलते दरबार में, इंडियन रूलर के दरबार में बैठाता था, जो जिसके आदेश के बिना इंडियन रूलर अपना नहीं चला सकता, मतलब वही मेन राजा हो गया, बस राजा तो कहलाने के लिए इंडियन रूलर का। तो सब्सिडरी अलायंस ये लोग जो लाए थे, ये बहुत इन लोगों को फ़ायदा किया, ठीक है। तो इन लोगों ने ये एडवांटेज लिया। इन लोगों ने एक ये क्या बोलते हैं पॉलिसी भी निकाला, जिसको कहते थे डिवाइड एंड रूल, ठीक है। और इस पॉलिसी के तहत जो इंडियन प्रिंसेस थी, इनके हाथ के पपेट बनी है। उसके बाद यूरोपियन ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, मतलब बहुत ज़्यादा, ये ईस्ट इंडियन गवर्नमेंट भी और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंजॉय करते थे। इनके पास बहुत सारे ग्रैंड स्पेशल राइट्स थे, कुछ ग्रैंड स्पेशल राइट्स थे, बहुत सारे नहीं, जैसे ट्रेड मोनोपोली, मतलब ये कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक और था कि इनसे कहीं कहीं पे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, तो ये सब तो इनको फ़ायदा मिल रहा था। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक ट्रेडिंग कंपनी इतना इंपीरियर पावर कैसे बन गया। तो ये इसका रियल आंसर है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट फ्रॉम द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स, तो अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए, ठीक है। आगे कहता है, ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है, इट बीइंग एज ट्रेडिंग कंपनी टुक ओवर द पॉलिटिकल कंट्रोल एंड बिकम द रूलर ऑफ इंटायर इंडिया, मतलब ये लोगों ने ये पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और अब ये बन गए पूरे इंटायर इंडिया के महाराज। इन कंपनी का एम क्या था कि ये मोनोपोली गेन करे इंटायर ट्रेड इन द ईस्ट में, or the company came into conflicts with other foreign trades and hence built its own military administration department, मतलब ये लोग अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए, अपने आप का ये इंटरेस्ट बनाने के लिए ये लोग स्ट्रांग होते गए और अपना मिलिट्री बना लिया, एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया, ठीक है। और इट become such a strong force, it took over the governance of बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। ये लोग इतना पावरफुल बन गए, इतना पावरफुल बन गए कि इतना बड़ा बंगाल को इन लोगों ने जीत के लिया, मद्रास को जीत लिया और लास्ट में बॉम्बे को भी जीत लिया, ठीक है। तो ग्रेजुअली द ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसफर इनटू अ Rexley government and the military power that's end on only in 1858, ठीक है। तो ये लोग बहुत पावर, मतलब ये जो ट्रेडिंग कंपनी था, ये लोग बहुत पावरफुल हो गए, अपना मिलिट्री पावर भी ये लोग का बहुत पावरफुल था, और ये एंड हो गया, मतलब इन ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ 1858 में। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि ब्रिटिश क्राउन आता है ये चैप्टर 8 में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्निटिकल वॉर। तो कार्निटिकल वॉर बस इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुआ है, जो स्टार्ट होता है 1746 में और अंत होता है उसका 1763 में, ठीक है। उसके बाद ये जो वॉर था वो अपॉर्चुनियर वॉर था दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से। और इसमें जो प्रिंसेस थे वो नहीं आना चाहते थे, मतलब दूसरा से जंग हारना नहीं चाहते थे, दूसरा राजा से जंग नहीं हारना चाहते थे। तो ये लोगों ने क्या किया कि यूरोपियन से ही मदद लेने लगे, यूरोपियन से मदद लेने लगे और यूरोपियन ही में ने इन्हें बाद में अटैक करके हरा दिया। तो कार्निटिकल वॉर मैं आपको बताता हूँ कार्निटिकल वॉर शॉर्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट कार्निटिकल वॉर 1746 से 48 तक चला। तो ये था कार्निटिकल वॉर। क्या हुआ, ये ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर था जो स्टार्ट हुआ था 1740 में, और ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच लड़ाई हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि फ्रेंच और ब्रिटिश ने अपोजिट साइड से इसमें भी अपना आ गए, दोनों अपोजिट साइड से इंटर किए।
उसके बाद क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपना एक कमांडर था बार्नेट, जो नेवी ऑफिसर था वो लोगों का, वो अपने ट्रूप्स के साथ यहाँ पे इंडिया आ गया इससे लड़ने के लिए, फ्रेंच से लड़ने के लिए। पर फ्रेंच बोला कि भाई हम लोग को कोई फाइट नहीं चाहिए। और एक नवाब थे, उनका नाम था अनवर उद्दीन, वो भी कहें कि भाई हमको भी कोई फाइट नहीं चाहिए, हमको लड़ाई नहीं करना है। तो जो ये बार्नेट था वो रिटर्न हो गया अपना ट्रूप्स के साथ ये क्या बोलते हैं इंग्लैंड। पर जो फ्रेंच था वो मुकर गए और अटैक कर दिए मद्रास पर अपना जो कमांडर था डुप्लिक्स के मदद से, और डुप्लिक्स ने मद्रास को जीत लिया। ठीक है, उसके बाद कंप्लेन किया ब्रिटिशर्स ने अनवर उद्दीन से, पर ये अनवर उद्दीन से कंप्लेन किया। अनवर उद्दीन ने फाइट की इसके साथ, फ्रेंच के साथ, पर अनवर उद्दीन को डिफीट कर दिया गया, मरा नहीं, बस डिफीट हुआ, भाग गया होगा। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने इंतज़ार किया, जब ये सक्सेशन वॉर ख़त्म हुआ, ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन वॉर जब ख़त्म हुआ, तो ये कब ख़त्म हुआ, तो 1748 में ख़त्म हुआ। तो अब यहाँ पे फ्रेंच का पावर, इंडिया में फ्रेंच का पावर कमज़ोर होने लगा। तो इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और मद्रास को वो ये क्या बोलते हैं फ्रेंच को कहा कि मद्रास हमें दो, नहीं तो हम तुम पे अटैक करेंगे और तुम तो वैसे भी हार जाओगे। तो मद्रास फ्रेंच को ना चाहते हुए भी देना पड़ा। उसके सेकंड कार्निटिकल वॉर था, एक सक्सेशन वॉर। चंदा साहिब जो सन एंड लॉ था दोस्त अली खान का, और अनवर उद्दीन, ठीक है, क्यों लड़ाई कर रहा था कि इन लोगों को कार्निटिकल नवाबशिप चाहिए था। जब निज़ामुल मुल्क जो डेक्कन का सूबेदार था वो मर गया, तो एक और वॉर ब्रोक हो गया, ये क्या बोलते हैं मुजफ्फर जंग, जो ये पोता था नासिर ये क्या बोलते हैं निज़ामुल मुल्क का, और नासिर जंग जो बेटा था ये निज़ामुल मुल्क का, मतलब पापा और बेटे में लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, और इसमें फ्रेंच ने साइलेंटली एक ट्रीटी साइन करवा ली, ये क्या बोलते हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब से, कि भाई हम लोग आपका मदद करेंगे ये नासिर जंग और अनवर उद्दीन को हराने के लिए। ठीक है, और ये लोगों ने हरा भी दिया, नासिर जंग और अनवर उद्दीन को हरा दिया। और इसने जो फ्रेंच था उसने बहुत मैनोपोली और ट्रेड गेन की साउथ इंडिया में। पर अनवर उद्दीन इसमें मारा गया। इस फाइट में अनवर उद्दीन को मार दिया गया, और उसका बेटा था वो भाग गया। पापा को मार दिया गया पर बेटा भाग गया। उसके बाद दूसरा हैंड में इंग्लैंड आया, और ये क्या बोलते हैं इंग्लैंड आया नासिर ये जंग के साथ, वो नहीं मरा था, उसने पूरा फ्रेंच आर्मी को हरा दिया भाई। एक अकेला इंग्लैंड आया, नासिर जंग आया, और उसने पूरा फ्रेंच को हरा दिया, फ्रेंच आर्मी हार गई। उसके बाद थर्ड कार्निटिकल वॉर 1756 में स्टार्ट होता है, 63 में ख़त्म होता है। इसमें क्या हुआ, 1756 के समय जो फ्रेंच था वो एक जगह इंग्लिश का कैप्चर किया, जो मद्रास था उसमें उसको भी धीरे धीरे कोशिश कर रहा था कैप्चर करने का। तो ये क्या बोलते हैं इंग्लिश कहाँ शांत रहता। उसका एक ऑफिसर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने अपना एक ऑफिसर को ही मतलब उससे जूनियर ऑफिसर को भेजा जिसका नाम था कॉलोनियल फोर्ट, कि जाओ तुम ये नॉर्थर्न सरकार को जीत के आओ। ठीक है, तो वो जीत गया नॉर्थर्न सरकार, और वहाँ का एक राजा था, निज़ाम था हैदराबाद का, सलाबत जंग, उसको पेश किया गया इसके सामने, रॉबर्ट क्लाइव के सामने, और ये सलाबत जंग को देना पड़ा अपना नॉर्थर्न सरकार रॉबर्ट क्लाइव के डर से। उसके बाद ये 1760 में एक और वैंडी बॉश में लड़ाई हुई थी इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच, जिसमें फ्रेंच हार गए। उसके बाद पुडुचेरी भी ये इंग्लैंड ने जीत लिया था, पर एक जो 7 साल की फाइट ख़त्म हुई, एक 7 साल की फाइट जो ख़त्म हुई यूरोप में 1763 में, उसके ट्रीटी के हिसाब से जो ये था, उसके ट्रीटी के हिसाब से पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी देना पड़ा फ्रेंच को फिर से, ब्रिटिशर्स को। ठीक है,
उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अपना नाम बना लिया भाई, कि रॉबर्ट क्लाइव से सब डरने लगे कि कितना पावरफुल है। और इसने बहुत सारे बैटल जीता है, पर डुप्लिक्स को कोई बैटल ही नहीं जीत रहा था, और डुप्लिक्स को लास्ट में फ्रांस जाना पड़ा। उसके बाद जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1770 में ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो गई थी। उसके बाद जो सुप्रीम पावर था वो ब्रिटिश ही था। आगे है कंक्लूजन ऑफ बंगाल। तो बंगाल एक बहुत ही बड़ा और रिच प्रोविंस था। वहाँ के जो नवाब थे वो अलवद्दी खान थे। ये ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल थे। वो बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनकी जब तक वो नवाब बने रहे उन्होंने ब्रिटिशर्स को आगे मतलब कंट्रोल नवाब बंगाल का कंट्रोल नहीं लेने दिया। मतलब बंगाल को जीतने अकड़ करने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिशर्स, क्योंकि बहुत रिच था। इसीलिए जब तक अनवर्दी खान रहे उन्होंने ये यूरोपियन मर्चेंट को अपने नीचे रखा, पर वो मर गए। बाद में वो मर गए। उनका जो ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला, ठीक है, उसने भी ब्रिटिशर्स के साथ ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर के फाइट मतलब ब्रिटिशर्स अटैक करने वाले थे, तो उसने अपना कैलिकट में ये स्ट्रॉन्ग किया, अपना कैलिकट का जो इलाका था स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला का जो ट्रूप्स था मतलब सोल्जर्स थे वो कैलिकट पे थे, और रॉबर्ट क्लाइव ने अपना जो ट्रूप्स थे ये मद्रास से लेके आए, जिसमें 300 यूरोपियंस थे और 1200 सिपाही थे। सिपाही बोलते हैं जो इंडियन सैनिक होते हैं उनको, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन थे। उनके ये न्यू स्टाइल से वो ट्रेन थे, एंड रिकैप्चर्ड कैलिकट। उन्होंने कैलिकट रिकैप्चर किया। उसके बाद बैटल ऑफ प्लाजी में हम लोग को बताया है कि कैसे लड़ाई हुआ, कैसे उन लोगों ने कैप्चर किया, जो 1757 में हुआ था। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होने वाली थी, हम लोग ने ये पढ़ा था, और वो लोग लास्ट में कैप्चर कर ही लेते हैं। पर कैसे करते हैं ये हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये देखिए, ये हुआ था प्लाजी में बिटवीन कैलिकट और मुर्शिदाबाद। ठीक है, मीर जाफर को बनना था राजा, मतलब नवाब बनना था, पर उसको लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसका ड्रीम था नवाब बनने का, पर लड़ाई झगड़ा, तो उसने हैंडशेक कर लिया ब्रिटिशर्स के साथ। और जो सिराजुद्दौला के सॉरी फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक हट गया था पेज। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका मीर जाफ़र का राजा बनने का सपना था, तो उसने हैंडशेक कर लिया ब्रिटिश के साथ। और उसके बाद क्या किया, जो सिराजुद्दौला के सोल्जर्स थे उनको पैसा दे दिया गया, और उनको कहा गया कि आप अपने वेपन्स फेंक दीजिए, और वो लोगों ने फेंक दिया और क्लाइव इजीली जीत गए। उसके बाद ये बन गया भाई नया नवाब ऑफ बंगाल, और इसने खुशी खुशी दे दिया ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ मनी लोग इसने दे दिया ब्रिटिश को, और 24 परगनाज ऑफ बंगाल टू दी ब्रिटिश। मतलब परगनाज मतलब एक लैंड का एरिया, बहुत बड़े लैंड का एरिया ब्रिटिश के हाथ में कर दिया। पर मीर जाफ़र इनके इतने बड़े ज़्यादा डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था, तो इसने हटा दिया, ये ब्रिटिशर्स ने ईजिली हटा दिया इसको, मीर जाफ़र को, और उसके सन एंड लॉ मीर कासिम को बना दिया गया नवाब। पर वो चाहता था कि दोनों इंडियन मर्चेंट और यूरोपियन मर्चेंट को इक्वल ट्रेड फैसिलिटी दिया जाए। अब ऐसा ब्रिटिशर्स होने देंगे, तो उसने अटैक कर दिया मीर कासिम पे, और मीर कासिम भाग के चल गया अवध, और वहाँ पे रिफ्यूजी बन गया सिराजुद्दौला का। और एक और वहाँ पे ये मुग़ल एम्परर था शाह आलम, ठीक है, शाह आलम 2 है, वो भी वहाँ का रिफ्यूजी था। ठीक है,
उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, एक और बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इसे आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ बंगाल था, बैटल ऑफ बंगाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल था ये ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों था इम्पॉर्टेंट बैटल, हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ इसमें। तो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट क्या हुआ। जो मीर कासिम था, वो पपेट, यहाँ पे लिख रहा है एक और बार कि वो रिफ्यूज़ कर गया कि भाई हम तुम्हारे हाथ का पपेट नहीं बनेंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। पर ब्रिटिशर्स ऐसे होने दें तब ना। सॉरी फ्रेंड्स, एक बार फिर सॉरी, मेरा बार बार गलती से हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे रिफ्यूज़ कर दिया, पर उसको चाहिए था बंगाल का कंप्लीट कंट्रोल, ऐसा ब्रिटिश नहीं चाहती थी। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये लोगों ने मिल के एक प्लान बनाया। किसने किसने, तो भाई ये सिराजुद्दौला, ये शाह आलम टू और मीर कासिम में मिल के, तीनों ने मिल के एक प्लान बनाया कि भाई हम तो ब्रिटिश पर अटैक करेंगे और ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। पर ये लोग नहीं जीत पाए। रॉबर्ट क्लाइव ने इनको भी हरा दिया। उसके बाद द बैटल वाज बेनिफिट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बेनिफिट हो गया भाई ब्रिटिशर्स के लिए ही, इन लोगों ने अपना और पावर बढ़ा लिया। उसके बाद ये लोग को मिल गया पावर की, ये लोग दीवाने, एक टैक्स होता था, एक टैक्स कलेक्शन हुआ था, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता था जो बंगाल से लेता था। और बंगाल में उस समय बिहार और उड़ीसा, मतलब ओडिशा भी मिला हुआ था। तो सोच सकते हैं कितने बड़े पार्ट से लिया जाता था। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट का पढ़ेंगे इन बंगाल इन 1765 टू 72। इसको भी मैं शॉर्ट में आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैं बैटल ऑफ ये बक्सर पढ़ाए। तो राइट टू करेक्ट दीवाने बाय ब्रिटिश बीइंग डुअल गवर्नमेंट, तो इन लोगों को पास राइट मिल गया था कि भाई हम लोग अब दीवाने कलेक्ट करेंगे, तो ये एक डुअल गवर्नमेंट हुआ। उसके बाद नवाब लोग के पास था पावर कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा। पर जो ब्रिटिशर्स के पास पावर था वो सब सोर्स ऑफ इनकम वाला पावर था। जैसे उन लोग के पास आर्मी का पावर था, जुडिशियल पावर था, ये रेवेन्यू कलेक्शन का पावर था, ठीक है, जुडिशियल पावर था, ठीक है, तो ये सब था। और ब्रिटिशर्स का बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतना पावर मिला हुआ था, बस ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होता जा रहा था। बट इससे आम जनता बंगाल की सफ़र की, बहुत सारे लोग मर गए, हज़ारों लोग भुखमरी से मर गए 1770 में, ठीक है। और कंपनी इतनी ख़राब कि ये जो विटनेस थे उनको 1 रुपया तक ये लोगों ने नहीं दिया। अब ये नवाब तो लाचार, उनके पास तो खुद ही रिसोर्स नहीं है। उसके बाद 1772 में वैरन हेस्टिंग को ये गवर्नर बना दिया गया बंगाल का। उसने अवॉइड किया डुअल गवर्नमेंट को, उसने अवॉइड कर दिया डुअल गवर्नमेंट को, उसने अवॉइड किया डुअल गवर्नमेंट को और एंड गेन द कंप्लीट कंट्रोल ओवर बंगाल। उसने गेन किया पूरा कंट्रोल बंगाल पे, क्योंकि गवर्नर ही उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दिया। जैसे एक मान लीजिए एक प्रोविंस है, उसका गवर्नर है, तो गवर्नर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो गया, वही सब कुछ करेगा, तो वही तभी होगा। आगे है एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में भी हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे और पूरा कवर करेंगे। तो जब राजा ऑफ मैसूर मर गए, मतलब वो एक वोडियार डायनेस्टी के थे, 1760 में वो मरे गए थे, तो हैदर अली एक नाम का एक रूलर बन गया मैसूर का। वो बहुत ही अच्छा ब्रेव रूलर आप कह सकते थे। उसने अपना टेरिटरीज बनाया, बेडनौर में, सुंदरी में, सीरा में, कन्नेड़ा में, गोट्टी में, और ऑल्सो कुछ साउथ इंडिया के रीजन्स में भी अपना पावर बढ़ाया। और उस समय बैरन हेस्टिंग को इस at the time or at this time Warren Hastings faced stiff resistance.
attacks by the Marathas in the north and Hyder Ali in Mysore. हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो वैरन हेस्टिंग था उसको प्रॉब्लम झेलने पड़े. एक तरफ तो मराठा नॉर्थ में इसको परेशान किए जा रहे हैं और एक तरफ तो हैदर अली इसको परेशान कर रहा है मैसूर की तरफ से. उसका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्टेड इन 1767 और एंड्स इन 1769. तो क्या होता है, हैदर अली gained some success against Britishers and also capture ये मद्रास. तो मद्रास को कैप्चर कर लिया हैदर अली ने. बहुत ये इसने भी गेन को मतलब इसने भी गेन सक्सीड किया, गेन लिया. उसके 1767 में क्या किया ब्रिटिशर्स, ये ट्रिपल अलायंस बना लिया गया हैदर अली के अगेंस्ट. ठीक है, हैदर अली के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इसको ले आए, निज़ाम्स को ले आए, मराठास को ले आए और खुद इंग्लिश, ये तीनों मिल के अटैक करने वाले थे हैदर अली पर हैदर अली बहुत तेज़, उसने ब्रिटिशर्स के ही गेम में बीट किया. हैदर अली ने कुछ अपना टेरिटरीज दे दिया निज़ाम और मराठा को और कुछ पैसे दे दिए निज़ाम और मराठा को और हैदर अली ने आरकोट पे वार कर दिया. और ये इससे ब्रिटिशर शॉक हो गए क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा इसके वजह से. और हैदर अली से ये लोग को ये ट्रीटी ऑफ पीस साइन करना पड़ा. उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड 1780 to 84. इसमें भी ये हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया. अब क्या हुआ कि 1780 में इंग्लैंड चाहती थी, एक फ्रेंच का एरिया था महे, वो पड़ता था वेस्ट कोस्ट ऑफ मैसूर में. ठीक है, पर ये मतलब उस पर अटैक करके अपने में कैप्चर करना चाहती थी, पर ये इसके लिए हैदर अली तैयार नहीं था. हम क्यों दें, हमारे में आता है तो हम क्यों दें. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हैदर अली का अलायंस तोड़ा निज़ाम और मराठा से, और हैदर अली ये अलायंस तोड़ दिया. पर तब भी हैदर अली ने आरकोट पे अटैक किया और डिफीट कर दिया ब्रिटिश आर्मी को. उसके बाद ब्रिटिश ब्रेक दी अलायंस. हाँ, उसके बाद हैदर अली गिव अ क्रश डिफीट टू दी ब्रिटिशर. फिर क्रश डिफीट मिल रहा है भाई ब्रिटिशर्स को हैदर अली के द्वारा. उसके बाद हैदर अली मर गया, उसका बेटा टीपू सुल्तान बना. वो भी एक ब्रेव था, मतलब उसने भी अच्छा काम किया, पर वो बेवकूफ़ उसने ट्रीटी ऑफ मन्नूर इन 1784 में कर दिया, जिसमें कि उसने इसमें इस ट्रीटी के अनुसार जितना दोनों ने एक दूसरे का ये क्या नुकसान पहुंचाया है, दोनों एक दूसरे को उतना दे देंगे. मतलब जैसे इतना ही एरिया ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, इतना एरिया मैसूर वालों ने कैप्चर किया, तो दोनों एक दूसरे को अपना लौटा देंगे. यही ट्रीटी था, यही इसकी बेवकूफ़ी थी. उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ये 1789 to 92. तो क्या हुआ, ये टीपू सुल्तान अलायंस बनाया फ्रेंच के साथ और त्रावणकोर पे अटैक कर दिया 1789 में. ठीक है, और जिससे इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स को लड़काना. ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो टीपू की पावर को क्रश कर दें, और वही हुआ. उन्होंने टीपू को डिफीट कर दिया ये. और एंडीज यहाँ पे पढ़ रहे थे कि उन लोगों ने वो चाहते थे टीपू के पावर को क्रश करना. उसके बाद क्या हुआ, ये वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें रिज़ल्ट हुआ कि डिफीट हो गया मैसूर और टीपू को फोर्सली अलायंस साइन करवाया गया श्रीरंगपट्टनम का, जिसके तहत मैसूर को अपना
ये हाफ ओवर हाफ टेरिटरीज ब्रिटिश को देना पड़ा और अपनी दो बेटों को हॉस्टेज भी बनाना पड़ा, मतलब ताउम्र लोगों को जेल कर दिया गया। उसके फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्टेड इन 1799। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, पूरा मैसूर को हरा दिया गया, बस कोर इलाका बचा। क्या होता है देखते हैं हम लोग कि लॉर्ड वेरिस उस समय गवर्नर जनरल थे इंडिया के। 1798 का बात है। टीपू अलायंस बनाया जा रहा था फ्रेंच के साथ, और ये ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगा कि भाई टीपू कैसे बना सकता है फ्रेंच के साथ अलायंस। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ये क्या किया कि टीपू सुल्तान पे, मैसूर पे मतलब, चारों तरफ से अटैक कर दिया, और इतनी खतरनाक अटैक को मैसूर नहीं झेल पाया। देखते हैं कहाँ कहाँ से अटैक किया गया। निज़ाम्स ने, हैदराबाद ऑफ निज़ाम्स थे, उन लोगों ने अटैक किया। मराठास ने अटैक किया। ये दोनों ने नॉर्थ साइड से अटैक किया, और ब्रिटिशर्स ने साउथ ईस्ट और वेस्ट तीनों साइड संभाले। और इतने खतरनाक अटैक को तो टीपू एब्सोल्युटली नहीं रोक पाता, और उसने श्रीरंगपट्टनम में हार मान ली। उसके बाद 1799 में ये टीपू सुल्तान हार गया। उसके बाद टीपू सुल्तान को मार भी दिया गया था, वो अपने डिफेंस कर रहा था सिटी को। उसके बाद रिमेन जो कोर, सॉरी, उसके बाद ये लोगों ने मिल बांट के जो टेरिटरीज थी वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। और उसके बाद जो कोर इलाका था मैसूर का, उसको एक इंडियन प्रिंसेस को उठाया गया, और उसको जो वुडियार डायनेस्टी का था उसको दे दिया गया, भाई तुम रख लो, हमको नहीं चाहिए। और वो टिल ये 1947 तक वहाँ पर रूल किया। ठीक है, क्यों दे दिया, तो क्यों दे दिया इसका रीज़न होगा कि वहाँ पे उतना रिसोर्स नहीं होगा। कोर एरिया में क्या ज़्यादा रिसोर्स होगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड में मैसूर इतना था, फिर ये थर्ड में टीपू सुल्तान की गलती की वजह से मैसूर इतना हो गया, और फोर्थ में तो मैसूर का बस कोर ही बचा। उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स स्टार्ट हुए थे आपसी लड़ाई में, इंटरनल वॉर्स की वजह से स्टार्ट हुआ था, जो जिसका बिगिनिंग हुआ था ये 1775 में, और जो एंड हुआ था 1818 में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज स्टार्टेड इन 1775 एंड एंड्स इन 1782। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहते थे, मतलब रघुनाथ राव को ब्रिटिशर्स पेशवा बनाना चाहते थे, ये आप कह सकते हैं। इसीलिए वो अलायंस बना रहे थे रघुनाथ राव को के साथ अगेंस्ट माधव राव टू के। तो पर मराठा चीफ चाहते थे कि माधव राव ही हमारे पेशवा बने, पर ब्रिटिशर्स तो ऐसा चाहते नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने अपनी ये 2500 की फौज भेजी रघुनाथ राव के पास, और रघुनाथ राव जीत गया माधव राव से। उसके बाद खुशी खुशी रघुनाथ राव ने उसको सिलसिता एंड बासीन ब्रिटिशर्स को दे दिया, और लैंड रेवेन्यू का पावर लेने का पावर बरोच एंड सूरज डिस्ट्रिक्ट का भी ले लिया। और उन दोनों के बीच एक सब्सिडरी, मतलब ये सॉरी, एक ट्रीटी अपनाई गई 1782 में, जिसके तहत एक वो दोनों 20 वर्षों तक एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, देखें इन 1807 में ये स्टार्ट हो गया। मराठाज आपस में लड़ाई कर रहे थे पेशवाशिप के लिए। ये पेशवा बाजीराव टू, इसमें सब्सिडरी अलायंस फिर अपना लिया गया ब्रिटिश के साथ। इसने अब सब्सिडरी अलायंस कर लिया कि ब्रिटिश इसको प्रोटेक्ट करे जसवंत राव से, जसवंत राव होलकर से। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने जसवंत राव होलकर को हरा दिया, आउट कर दिया, भगा दिया, हरा दिया, जो कहना कर सकते हैं। उसके बाद पेशवा बाजी राव जी ने, मतलब बाजी राव ने ये साइन किया ट्रीटी, फिर ब्रिटिशर्स के साथ फिर कुछ दे दिया गया, हो गया कुछ ट्रीटी साइन किया इसने। तो मराठा चीफ्स ने इसका अपोज किया, सिंधियाज एंड भोसले ने इसका अपोज किया। ठीक है, अपोज किया
दी रिजल्ट ये रिजल्ट हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का इन ये 1803 में, ठीक है। देखते हैं, उसमें मराठा चीफ एक यूनाइट नहीं थे, तो यूनाइट नहीं थे, और ये पर ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी वो वेल डिसिप्लिन थी, वेल इक्वल्ड थी। तो वो लोगों ने बहुत ही आराम से सिंधिया और भोसले को हरा दिया, और सिंधिया और भोसले को भी ट्रीटीज साइन करनी पड़ी ब्रिटिशर्स के साथ, और अपना लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी ब्रिटिश को देना पड़ा। सब्सिडरी अलायंस के बारे में आपको मैंने बताया था, ये एक पॉलिसी थी जिसके तहत ब्रिटिश अपना ये आर्मी देती थी इंडियन रूलर्स को प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, और वो लोग से पैसे लेती थी फॉर मेंटेनिंग देयर ये आर्मी, फॉर मेंटेनिंग देयर आर्मी। और उसके बाद ये लोग एक रेसिडेंस को भी दरबार में भेजते थे, और उसके ऑर्डर के बिना कोई काम नहीं होता था, नाम का बस राजा हो गया था, ये समझ लीजिए। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वाज स्टार्टेड इन 1817 एंड एंड्स इन 1818। पेशवा बाजीराव टू डज नॉट, ठीक है, तो पेशवा बाजीराव ब्रिटिशर्स के नीचे दब के काम नहीं करना चाहते थे। उसने ट्राई किया कि यूनाइट करे मराठा चीफ को, पर उसको लास्ट में फोर्स किया गया सरेंडर करने के लिए, उसको सरेंडर करना पड़ा। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो पेशवा या ये सब का पोजीशन था, ये पूरा हटा दिया, पूरा अवॉइड किया। और ये मराठा जो इतनी बड़ी पावर थी उसको लिमिट कर दिया गया, उन लोग को बस एक छोटा सा जगह दे दिया गया, संतरा एक जगह का नाम था। वो छोटा सा जगह में वो लोग समट कर रह गए। इतना मल्टी पावर को कैसे एंड हुआ हम लोग देखें। अब यहाँ पे 1814 से लेके 1826 तक ये लोग बहुत सारे फाइट लगे, गुरखा से नॉर्थ में, बर्मनी से नॉर्थ ईस्ट में, और वो लोग और ये ब्रिटिशर्स साइंस किए पीस ट्रीटी, वो लोग के साथ पीस की ट्रीटी भी साइन की है। बस उसके बाद लास्ट है हम लोग का एंग्लो सिख वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वाज स्टार्टेड इन 1845 एंड एंड्स इन 1846। तो ये जब ड्यूरिंग the period the six power were growing in the northwest region of पंजाब पे सिख नॉर्थ वेस्ट रीजन में बहुत पावरफुल हो रहे थे। ये क्या बोलते हैं, महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी अपनाई थी कि ये दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। पर उनके डेथ के बाद बहुत सारा फाइट हो छिड़ गया कि कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा रूलर, ये हो गया। तो ब्रिटिशर्स भी मराठा पे, क्योंकि ये ट्रीटी तो सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह के से अपनाया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो मर गया, तो अब क्या कहेगा ट्रीटी। तो ये सिख लोगों के साथ ब्रिटिशर्स लड़ने लगे, ठीक है। तो सिख लोग द सिक्स हैड बिल्ट बहुत पावरफुल आर्मी बिल्ड किया था, ठीक है। एंड अफगान एलिगेंस, अफगान और ब्रिटिश दोनों ही लोग पे आक्रमण करने वाले थे, ठीक है। ब्रिटिश के इतने बड़े फोर्स को ये पंजाब में हराने के लिए इन लोग के आर्मी में हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, और ये लोगों ने बहुत ब्रेवली इस सब का सामना किया। बट यहाँ पे भी ट्विस्ट एंड टर्न हम लोग को देखना पड़ा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह ने धोखा दे दिया, वो लोग टर्न हो गए, बदल दिए, वो लोगों ने अपने हथियार फेंक दिया, और ये पंजाब हार गया। और पंजाब को फोर्स किया गया कि ट्रीटी ऑफ लाहौर अपनाए, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जलंधर ये जूलैंदर दोआब को अपने हाथ में ले लिया। एंड ये क्या बोलते, जम्मू कश्मीर राजा गुलाब सिंह डोगरा को दे दिया गया। राजा गुलाब सिंह डोगरा को बहुत महंगे दाम में, उस समय कितने करोड़ में गुलाब सिंह डोगरा ने इसे खरीदा था। जम्मू कश्मीर से लोगों को ज़्यादा कुछ काम नहीं था, इसीलिए जम्मू कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा को दे दिया गया। उसके लास्ट हम लोगों सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज स्टार्टेड इन 1848 एंड एंड्स इन 1849। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि पंजाब पे उनका कंप्लीट कंट्रोल हो जाए, वो एंड करना चाहते थे सिख का किंगडम को।
और जो लाल सिंह था उसे किसी ने नहीं अपनाया, क्योंकि उसने तो धोखा दे दिया था। तो वो जाके मिल गया लॉर्ड डैल ह्यूम से, डैल हुइस से, लॉर्ड डैल हुइस। ठीक है, लॉर्ड डैल हुइस ने एक क्या था कर रहा था डैल लॉर्ड हुइस, इसका एक पॉलिसी था जिसमें वो सब किंगडम को जीतता था और ब्रिटिश में ज्वाइन कर देता था, मतलब ब्रिटिश में मिला देता था। तो उसके साथ हैंडशेक कर लिया लाल सिंह ने। और उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने पंजाब को भी जीत लिया 1849 में। ठीक है, 1849 में पूरा पंजाब नाम का चीज़ जो था वो ब्रिटिश नाम का चीज़ हो गया। उसके बाद ब्रिटिश सर्स अपना पावर बढ़ाते रहे, यहाँ का ये पावर्स के मतलब इंडियन प्रिंसेस का पावर कम करते गए, यहाँ पे अपना आर्मी स्ट्रॉन्ग करते गए और इंडियन आर्मी वीक होती गई, क्योंकि इंडियंस ही लोग का सपोर्ट कर रहे थे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अब दूसरे वीडियो के साथ। और मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।